गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चर्चा करेंगे बाजार विभक्तिकरण, मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में। जब किसी उत्पाद या सेवा को बेचने की बात आती है या उसके वर्गीकरण की बात आती है, तो उसमें बाजार को विभिन्न समुदायों या खंडों में जो बांटने की जो क्रिया है उसको बाजार खंडकरण कहा जाता है। बाजार का विभिन्न खंडों एवं उपखंडों में विभाजन ग्राहकों की रुचि, आय, आयु, शिक्षा, लिंग आदि के आधार पर किया जा सकता है। यह विपणन व्यूहरचना के मार्गदर्शन की एक नवीनतम अवधारणा है जो उपभोक्ता समूह तथा उनकी आवश्यकताओं से प्रारंभ होती है तथा यह बतलाती है कि सकल विजातीय बाजार यानी ग्रॉस जो मार्केट का जो हिस्सा है कई लघु सजातीय इकाइयों से निर्मित होता है। इन लघु इकाइयों में से प्रत्येक की आवश्यकताओं, अभिप्रेरणाओं तथा अन्य लक्षणों का एक भिन्न समूह होता है। बाजार खंडकरण के माध्यम से प्रत्येक खंड के ग्राहकों की विशेषताओं को ध्यान में रखकर उनके लिए प्रभावी विपणन योजना एवं कार्यक्रम लागू किया जा सकता है तथा बाजार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। बाजार खंडकरण एक ऐसी व्यूहरचना है जिसके माध्यम से उन क्षेत्रों का पता लगाया जा सकता है जिनमें प्रयास करने पर ग्राहक बनाए जा सकते हैं और विपणन क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। अब इसमें खंडकरण के कई आधार हैं, जैसे उपभोक्ता की आय क्या है, उपभोक्ता की आयु क्या है, उपभोक्ता का लिंग क्या है, उपभोक्ता में नगरीकरण की स्थिति क्या है, उपभोक्ता का औद्योगिक विभाजन किया जा सकता है, उपभोक्ता की शिक्षा क्या है, उपभोक्ता का धर्म क्या है। इस बारे में इसको आधार बना करके आप एक बाजार का समूह या खंड स्थापित कर सकते हो। अब इसके लिए व्यूहरचना कैसे बनाई जाती है? खंडकरण या बाजार विभक्तिकरण है विपणन व्यूहरचना। इसमें खंडकरण के लिए जो व्यूहरचना बनाई जाती है उसमें जैसे भेदहीन विपणन व्यूहरचना, भेदभाव पूर्ण विपणन व्यूहरचना, केंद्रित विपणन व्यूहरचना। अब भेदहीन व्यूहरचना कैसे है? इसको अपनाने वाली संस्था विभिन्न ग्राहकों में अंतर नहीं करती है और अपना एक ही विपणन कार्यक्रम बनाती है। इसमें निर्माता केवल एक ही प्रकार की वस्तु का निर्माण एवं विक्रय करता है, लेकिन ये ध्यान रखा जाता है कि ग्राहकों में किन किन बातों में समानता पाई जाती है। इस प्रकार इस व्यूहरचना में संस्था विभिन्न मांग वक्रों पर ध्यान न देकर संपूर्ण बाजार को एक ही रूप में मानकर चलती है। नेक्स्ट जैसे है भेदभावपूर्ण विपणन व्यूहरचना। इसमें संस्था एक वस्तु का निर्माण नहीं करती वरन उस वस्तु के विभिन्न बाजार खंडों को ध्यान में रखकर वह वस्तुओं का निर्माण करती है और कई विपणन व्यूहरचनाएं अपनाती है। जो संस्था सभी बाजारों में एक साथ पहुंचना पसंद नहीं करती है वह केंद्रित विपणन व्यूहरचना को अपनाती है। यह नीति एक संस्था द्वारा प्राय प्रारंभ में ही अपनाई जाती है, साथ ही उन संस्थाओं द्वारा भी अपनाई जाती है जिनके आर्थिक साधन सीमित होते हैं। इसी प्रकार यह नीति उस समय भी अपनाई जा सकती है जबकि उत्पाद की विशेषताओं में काफ़ी अंतर है या ग्राहकों के व्यवहारों में काफ़ी अंतर पाया जाता है।
अब ये जो इस तरीके की जो व्यू रचनाएँ हैं, इसका चुनाव, प्रतियोगिता, वस्तु एक रूपता, उत्पाद का जीवन चक्र, ग्राहक की एक रूपता, वित्तीय साधन, सरकारी नीति आदि कई घटकों पर निर्भर करता है। एक बाजार में जब कभी भी वस्तु का विक्रय करते हैं तो उस समय, आज के समय में फैशन और जो स्टाइल है उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद नीति के संबंध में एक महत्वपूर्ण बिंदु फैशन एवं शैली का है। फैशन वह शैली है जिसे एक उचित रूप से लंबी समयावधि में कई क्रमबद्ध व्यक्ति समूहों द्वारा लोकप्रियता के साथ स्वीकार व क्रय किया गया है। कई बार यह देखा गया है कि जब एक सामाजिक वर्ग समूह द्वारा किसी शैली के उत्पाद को अपनाया जाता है तो अन्य वर्ग भी उसका अनुसरण करने लगता है। शैली को अपनाने की इस पद्धति को फैशन अंगीकरण प्रक्रिया कहा जाता है। इस प्रक्रिया में 3 सिद्धांत सम्मिलित है। पहला है ट्रिकल डाउन सिद्धांत। इस सिद्धांत में ऐसे लोगों के समक्ष जो उच्च आय वर्ग के प्रतिनिधि या सामाजिक नेता है, नवीन शैली को प्रस्तुत किया जाता है। यदि ये प्रतिनिधि उस शैली को स्वीकार कर लेते हैं तो शीघ्र ही उस शैली के उत्पाद को वितरण माध्यमों के द्वारा व्यापक रूप से फैलाया जाता है। फलस्वरूप निम्न एवं मध्य आय वर्ग भी उस उत्पाद को अपनाने लगता है और वह शैली लोकप्रिय होती चली जाती है। जैसे ही अंगीकरण प्रक्रिया में थोड़ी गिरावट होने लगती है तो क्रेता नई शैली को खोजने लग जाता है ताकि वो फैशन बन सके। इस प्रकार एक नया फैशन चक्र फिर शुरू हो जाता है। दूसरा है ट्रिकल अप सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कई बार फैशन का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है। कई उत्पाद जिन्हें प्रारंभ में समाज के नीचे के वर्ग ने अपनाया, कालांतर में वे उत्पाद समाज के उच्च वर्ग द्वारा भी अपना लिए गए। इस संबंध में चाय एवं जींस आदि का उदाहरण उपयुक्त है। नेक्स्ट है ट्रिकल अक्रॉस सिद्धांत। इस सिद्धांत में मूल क्रेता केवल उच्च आय वर्ग ही नहीं होते बल्कि उसमें समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधि होते हैं। जैसे नई शैली के उत्पाद को विभिन्न समुदायों के लिए एक साथ प्रस्तुत किया जाता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि उच्च वर्ग के उत्पाद की गुणवत्ता बेहतर होती है और उसका मूल्य अधिक होता है, जबकि निम्न वर्ग के उत्पाद की गुणवत्ता उससे निम्न होती है एवं मूल्य कम होता है। इसका प्रभाव ये होता है कि सभी प्रकार के समुदायों के नेता उस उत्पाद को खरीद सकते हैं और उनका अनुसरण करके ही समुदाय के अन्य सदस्य उस उत्पाद को खरीद सकते हैं। इस प्रकार एक शैली धीरे धीरे फैशन का रूप धारण कर लेती है। फैशन एवं शैली की सफलता ग्राहक स्वीकृति पर निर्भर करती है। लोकप्रिय शैली के अनुरूप उत्पाद बनाने से निर्माता को लाभ भी हो सकता है और जोखिम का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उत्पाद जनता की स्वीकृति मिलने से पूर्व ही बाजार में प्रस्तुत की जानी होती है। इसके अतिरिक्त शैली और फैशन में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, जिससे मांग में अनिश्चितता बनी रहती है, उत्पादन लागत में वृद्धि होती है, वितरण लागत एवं जोखिम में भी वृद्धि होती है।
अतः अंतर्राष्ट्रीय विपणन में निर्माता के सम्मुख मुख्य समस्या ये आती है कि वह फैशन एवं शैली के चक्र में स्वयं को किस स्थान पर समायोजित करे। इस संबंध में उसे व्यापक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही ये भी निश्चित करना चाहिए कि उसका लक्ष्य कौन सा बाजार है, उन्हें फैशन चक्र में किस बिंदु पर प्रवेश करना चाहिए तथा कब उन्हें फैशन चक्र से बाहर निकल जाना चाहिए। उदाहरण के लिए यूरोप, अमेरिका, फ्रांस, रूस, जापान जैसे विकसित राष्ट्रों में फैशन की गति काफ़ी तीव्र है, जबकि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इराक आदि देशों में इसकी प्रवृत्ति उनकी अपेक्षा थोड़ी कम है। अतः फैशन के चक्र में बेहतर रूप में समझते हुए ही उसे अपनी विपणन व्यूह रचना को तैयार करना चाहिए। धन्यवाद।